खगोलकी के अंतर्गत, एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो सौरमंडल है या हमारा ब्रह्मांड है ये कैसे अस्तित्व में आया है ना, जिसमें हम लोगों ने देखा कि शुरुआती दौर में जो हमारा ब्रह्मांड है ना, वो क्या हुआ था कि सारे पदार्थों का संकेंद्रण एक बिंदु पर हुआ था, है ना, और संकेंद्रण होते होते इतना ज़्यादा संकेंद्रण हो गया कि उसका ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने के कारण जितने भी ब्रह्मांड के सारे पदार्थ थे वो क्या हो गए, वो ब्रह्मांड में बिखर गए, है ना, और बिखरने के कारण से वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं आज की स्थिति में ही। और वो जो ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के कारण से जो ऊर्जा विमुक्त हुई, जैसे हाइड्रोजन का निर्माण, सबसे पहले हाइड्रोजन का निर्माण हुआ, हाइड्रोजन से फिर हीलियम का निर्माण हुआ, और उनसे फिर इस ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ, और आकाश गंगाओं से फिर उसके आकाश गंगाओं के अंदर बहुत सारे तारों का, खरबों तारों का निर्माण हुआ, और उन तारों से फिर अलग अलग तारों में सबके कई सारे सौरमंडलों का निर्माण हुआ होगा, है ना। तो ये प्रक्रिया हम लोग देख रहे थे कि जैसे कि पूरा जो ब्रह्मांड था वो एक बिंदु पर था, फिर ब्लास्ट होने के कारण से सब बिखर गया, फैल गया, और वही बिखराव और फैलाव जो पूरा है ब्रह्मांड में, वही हमारा ब्रह्मांड है। और ब्रह्मांड में सैकड़ों अरबों खरबों की संख्या में आकाश गंगाएं हैं, और एक आकाश गंगा में खरबों तारे हैं, और उन खरबों तारों में से कुछ एक तारों के भी सौरमंडल होंगे जिनके बारे में अभी कोई विशेष जानकारी हमारे पास नहीं है, सिर्फ हम अपने ही सौरमंडल के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाए हैं। तो उसी में से जो ये आकाश गंगाएं होते हैं, लोगों ने देखा था कि बहुत सारी जो आकाश गंगाएं हैं, इस तरह की बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, बहुत सारी आकाश गंगाएं ब्रह्मांड में, इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसमें कैसी है बच्चों, ब्लैक है, इनके बीच के हिस्से का ब्लैक है। ऐसे करते हुए खरबों की संख्या में क्या है, आकाश गंगाएं हैं, और उन आकाश गंगाओं में खरबों तारे हैं, और उन तारों में से किसी भी तारे का सौरमंडल हो सकता है। और सौरमंडल में जैसे हम लोग देखते हैं अपने सौरमंडल में, उसके वर्तमान समय में 8 ग्रह हैं, ठीक है, सूर्य है, बहुत सारे उपग्रह हैं, ठीक है। ये पूरा मिल करके जैसे सूर्य और उसका सौरमंडल लेकर के, हमारा सौरमंडल सूर्य से केंद्रित है, तो सूर्य क्या है, स्टार है, तारा है, और इसी तरह से सैकड़ों अरबों तारे एक आकाश गंगा में हैं। एक आकाश गंगा हम देखें तो इसमें खरबों तारे, मैंने बताया ना, खरबों तारे होते हैं, और खरबों तारों में से बहुत सारे तारों का सौरमंडल हो सकता है। जैसे हमारे सूर्य है, एक तारा है, उसका इतना बड़ा सौरमंडल है, उसी तरह से एक आकाश गंगा में खरबों तारे हो सकते हैं, और उसके खरबों सौरमंडल हो सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं हमारा सौरमंडल इतना बड़ा है, तो एक आकाश गंगा कितनी बड़ी, इसमें खरबों तारे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग यही आकाश गंगा और इसके निहारिका, जिसे निहारिका कहते हैं, निहारिका को कब कहते हैं, कब आकाश गंगा कहते हैं, और हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है, और आकाश गंगा की संरचना कैसी होती है, कैसी बनी होती है आकाश गंगा, आकाश गंगा में किस जगह पर तारों का निर्माण होता है, आकाश गंगा में कहाँ ब्लैक होल होता है, और ब्लैक होल है क्या चीज़, ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे, है ना। क्या देखेंगे, एक आकाश गंगा की पूरी डिटेल देखेंगे, और कौन सी आकाश गंगा की डिटेल देखने का प्रयास करेंगे, जो हमारी आकाश गंगा है अपनी मंदाकिनी के बारे में है, जिसे मिल्की वे के नाम से जानते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे, ठीक है, एक आकाश गंगा की डिटेल करेंगे, ठीक। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अभी तक तो ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, है ना, उसमें देख रहे थे कि बहुत सारी आकाश गंगाएं बन रही थी। अब एक आकाश गंगा के पास जाएंगे, फिर एक आकाश गंगा के, फिर तारों के पास जाएंगे, एक तारे के पास जाएंगे, सूरज के पास, फिर सूरज के बाद में उसके उपग्रहों के पास जाएंगे, उसके ग्रहों के पास जाएंगे, फिर उन ग्रहों के उपग्रहों के पास जाएंगे, क्षुद्र तारों के बारे में जानेंगे, तारा समूहों के बारे में जानेंगे, जो राशियां आप देखते हैं 12 राशियां होती हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, इनके बारे में देखेंगे। जब आप देखते हैं कि सूर्य की परिक्रमा करते हुए जो चंद्रमा है वो 27 दिनों में लगभग पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है, तो वो जो 27 दिनों में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है, वो 27 दिनों में करता है, तो 27 नक्षत्रों का उससे निर्माण होता है।
और हमारी जो पृथ्वी है यह सूर्य की जो परिक्रमा करती है तो 12 महीने में करती है, 12 महीने में करती है ये परिक्रमा। तो 12 महीनों में हर एक महीने में जो हम लोग राशियाँ देखते हैं, 12 राशियों का नाम सुने होंगे आप लोग। जो राशियाँ होती हैं वो सूर्य की स्थिति के आधार पर, मतलब यानी कि जब हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही होती है तो लगभग करीब में एक महीने एक राशि में रहता है लगभग। तो 12 राशियों का इस तरह से निर्माण होता है। ये सब कुछ हम लोग तारा समूह जानेंगे, आज क्या तारा कैसे होता है, तारा समूह क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। निहारिका एक हेडिंग करते हैं पहले। निहारिका बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन देखिए हमारे अगर हम डिटेल लिखेंगे तो बहुत सारे सिद्धांत हम लोग को पढ़ने मटर के दाने से नहीं सारी चीज़ एक समान समझना इकट्ठा होकर फिर यही प्रक्रिया दोबारा होगी, ब्रह्मांड पूरा यही महासंकुचन। इसमें जो आपको देखना है उसमें वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। आपका कॉन्सेप्ट है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहाँ से होती है और फिर इसकी संरचना है कि हम मानते हैं सारे जो नए शोध हैं मैक वगैरह के बारे में आपने देखा, जितने भी उपग्रहों को भेजा गया हबल के द्वारा जो चीज़ें बताई गई है ना, वो सारे पुष्टि किसकी करते हैं, बिग बैंग थ्योरी की पुष्टि करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे सिद्धांत इसके लिए पहले भी थे, आगे भी बहुत सारे सिद्धांत है, कई सारे सिद्धांत आपकी इसकी पुष्टि होती है। लेकिन हमें जो कॉन्सेप्ट देखना है उस परिप्रेक्ष्य में देखना है कि हमें क्या करना है। बहुत सारे सिद्धांत हैं, आप उसको पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। लेकिन अभी आपको बिग बैंग थ्योरी बोलने की इसकी पुष्टि के बारे में बताया तो आप उसको देखते चले जाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग उसको उलझेंगे तो कई दिनों तक 4-4, 5-5 दिनों तक वो टॉपिक हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं। आज हम लोग इसको देखेंगे, अभी देखिए निहारिका आकाशगंगा में ही देखेंगे तो इतने सारे कॉन्सेप्ट इसके अंतर्गत है कि जो कि आपको मतलब समझने होंगे और वो टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें, बाकी चीज़ें आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें और भी स्रोतों से अपने ज्ञान को और विकसित करते रहें। जब कोई प्रश्न आएगा जिस तरह की चीज़ें होंगी पूछे बताएँ उसमें से जी नेबुला बोल गैलेक्सी। ठीक है, आगे चल करके हम लोग देखेंगे इसमें से गैलेक्सी नेबुला, अभी सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। निहारिका इसको नेबुला करते हैं। ठीक है, आप लोग का जितना काम है टॉपिक दिया जाता है उसको आप 100% चेक करिए। इसके अलावा और भी पढ़ते रहिए, आप उतना ही आपके लिए 100% कॉन्फिडेंट वो हो जाएगा जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट आपको है और जो फंस जाएगा आपको। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। नेबुला एंड गैलेक्सीज क्या है, देखिए होता क्या है कि जब किसी आकाशगंगा में है ना शुरुआती दौर में जब आकाशगंगा का कोई निर्माण हो रहा हो, देखा आपने कि जब महाविस्फोट सिद्धांत हुआ, बिग बैंग थ्योरी बनी यानी महाविस्फोट जब हुआ तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे गैसों का सांद्रण हो गया, मतलब ब्रह्मांड में गैस फैल गई। तो खासतौर से हाइड्रोजन और हीलियम का जो है जब सांद्रण हुआ यानी कि एक जगह पर जब ये, अब देखेंगे अभी आज इसके बारे में हम बताएंगे कि एक आकाशगंगा के 3 हिस्से होते हैं। आकाशगंगा जैसे है इसके 3 हिस्से होते हैं, 3 वलय का निर्माण करते हैं, मतलब इसकी 3 कक्षाएं कह सकते हैं या 3 भुजाएं इसको कहते हैं, 3 भुजाओं का समूह जिसे बल कहते हैं। ये सब मिलेगा आपको, ये द्वितीय पूजा के नाम से माना जाता है और ये तृतीय पूजा। अब कहाँ पर क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे कि मतलब जैसे आप लोग देखेंगे कि क्वाशर के बारे में आज जानेंगे। क्वाशर क्या चीज़ है, क्वाशर में ब्लैक होल क्या चीज़ है, ब्लैक होल में फिर तारे होते हैं कहाँ पर, तारों का जन्म कहाँ पर होता है, सबसे ज़्यादा ग्रेविटी कहाँ पर होती है, और ये ब्रह्मांड जैसे पृथ्वी सूर्य चंद्रमा सब गतिशील हैं, तो गतिशील कैसे हैं, क्यों गतिशील हो रहे हैं, आखिर ऐसी कोई ताकत तो होगी जो इनको कहीं ना कहीं मूवमेंट करा रही है, कोई शक्ति होगी। तो वो उसके बारे में जानेंगे कि कैसे क्या होता है। ये जो बल होता है सबसे ज़्यादा केंद्र एक पर होता है, बल में क्वाशर होता है, क्वाशर
और इसमें ही ब्लैक होल होता है। क्या होता है? ब्लैक होल होता है। और ब्लैक होल कैसे बनता है इसके बारे में भी देखेंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है बेटा, इसके लिए इसी नाते आप लोगों से कहा कि सिस्टमेटिक वे से चलिए, सिस्टमेटिक वे से जितने भी काम दिए जाए उसको काम करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट इतना ईजी हो जाएगा कि फिर आप ऐसे ही आपको कहानी की सदृश इसकी कहानी याद हो जाएगी। जब किसी चीज़ पे आपको जोर ही देना नहीं पड़ेगा, कुछ एक तथ्यों को बस के लिए आपको देखना होगा। अभी तक जो आपने पढ़ा मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा, जिन लोगों ने पढ़ा होगा समझ आया कॉन्सेप्ट अभी तक का कि नहीं आया? तो ये कॉन्सेप्ट जब समझ में आए इसको आप कंटिन्यू करते रहिए। अभी ये पूरा कॉन्सेप्ट को आप समझा देंगे। तो कोई आकाशगंगा है तो उसके 3 हिस्से होते हैं और उसको भुजा के नाम से मतलब जो है जिसको कहते हैं प्रथम भुजा, द्वितीय भुजा, तृतीय भुजा, है ना। अब इस पर आप कह सकते हैं पहले प्रथम भुजा को ना कहते बल्ज कहा जाता है, यानी केंद्र कहते हैं इसको, द्वितीय भुजा कहते हैं और तृतीय। सबसे ज़्यादा तारों का संकेंद्रण यहीं पर होता है। ठीक है, कहाँ पर निर्माण होता है? तारों की यहाँ ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होती है। एक एक तथ्य भी सब मिलेंगे आपको। तो जब कोई ये आकाशगंगा जैसे बन रही है तो कैसे बनी आकाशगंगा? तो उसमें पहले शुरुआती दौर में क्या होता है कि गैसों का संकेंद्रण होता है। तो गैसें एक जगह पर पहले किसी एक हिस्से में केंद्रित होती है और केंद्रित होने के कारण फिर उनका एक तरह से घनत्व बढ़ता चला जाता है। एक सफ़ेद प्रकाश पुंज की तरह जब मतलब एक तरह से कहिए आकाशगंगा जब शुरुआती दौर में होती है, बेसिक स्थिति में आती है, जब यानी आकाशगंगा का निर्माण बिगिन होता है, बिगिनिंग होती है, शुरुआत होती है, तो वह जो स्थिति होती है वही नेबुला और निहारिका की। बस ऐसे इसको निहारिका को और गैलेक्सी को समझना है, यानी आकाशगंगा को अगर आप समझना है तो कहिए जो शैशवा अवस्था होती है किसकी? आकाशगंगा की शैशवा अवस्था जो होती है वो निहारिका या नेबुला, यानी कि आकाशगंगा जब बन रहा होता है, आकाशगंगा का निर्माण हो रहा था, यानी कि गैलेक्सी का निर्माण हो रहा होता है, तो उसका जो शुरुआती दौर होता है वो क्या होता है? नेबुला या निहारिका। और जब यही नेबुला निहारिका परिपक्व हो जाता है तो किसी गैलेक्सी का निर्माण कर देता है। और हर गैलेक्सी के नामकरण है, बहुत सारे गैलेक्सीज है। अब इतनी गैलेक्सीज है कि हम गैलेक्सीज को देख ही नहीं पाते हैं, बहुत कम गैलेक्सीज को हम देख सकते हैं। और एक गैलेक्सी से मतलब एक आकाशगंगा के बारे में अगर आप देखेंगे तो 80-80 हज़ार प्रकाश वर्ष की दूरी है इस पूरे एक गैलेक्सी जो है आपका दिख रहा है, एक गैलेक्सी जो आकाशगंगा दिख रही है ना, 80,000 प्रकाश वर्ष दूरी है। 80,000 प्रकाश वर्ष मतलब समझते हो, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। 80,000 प्रकाश वर्ष यानी कि प्रकाश फिर चलता रहे 80,000 वर्षों तक, तब एक गैलेक्सी को क्रॉस कर पाएगा। मतलब आप इसकी कल्पना अगर करिए थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट समझ करके, तो ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हम उसके कौन से हिस्से के बारे में जानकारी है ये आप मतलब सोच नहीं सकते। लेकिन हमें समझना है, इस चीज़ को फील करना है, कैसे हम जान पा रहे हैं। कल हम लोगों ने देखा था कि डॉपलर प्रभाव के कारण से हम जान पाते हैं कि कौन दूर जा रहा है, कौन नज़दीक आ रहा है। प्रेक्षक से कोई ग्रह या उपग्रह नज़दीक आ रहा है या दूर जा रहा है, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। ये सब बहुत सिस्टमेटिक वे से आप कॉन्सेप्ट में चल रहे हैं, लेकिन बशर्ते आप उसको समझते चले इस प्रक्रिया के तहत, तो फिर आपको आसानी होगी। थोड़ा हम लोग नोट करते हैं बेटा, फिर आगे बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, नोट करिए। आकाश में कोहरे एवं धुंध की तरह, आकाश में कोहरे एवं धुंध की तरह या धुएं की तरह, धुंध की तरह नजर आने वाले प्रकाश पुंज को, नजर आने वाले प्रकाश पुंज को कोहरे एवं धुएं की तरह नजर आने वाले प्रकाश पुंज को निहारिका कहा जाता है या कहा गया है या कहते हैं। लैटिन भाषा में निहारिका को नेबुला, लैटिन भाषा में निहारिका को नेबुला कहा जाता है। कुछ समय पहले तक निहारिका तथा आकाशगंगा समानार्थी के रूप में प्रयोग किए गए जाते थे। कुछ समय पहले तक निहारिका तथा आकाशगंगा
समानार्थी के रूप में प्रयोग किए जाते थे या जाने जाते थे, किंतु अब निहारिका और आकाशगंगा और आकाशगंगा अलग अलग अर्थ दर्शाते हैं। वास्तव में आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस के बने विशाल बादल के संचयन से होता है। देख रहे हैं, हाइड्रोजन के बादल जो होते हैं, शुरुआती दौर में मैंने क्या बताया था कि हाइड्रोजन गैस जब एक जगह पे केंद्रित होने लगती है बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में, तो शुरुआती दौर में ये हाइड्रोजन गैस एक प्रकाश पुंज के रूप में दिखाई देता है, सफ़ेद प्रकाश पुंज। लगता है कि बहुत बड़ी मात्रा, बड़ी संख्या में क्या है, श्वेत प्रकाश एक जगह पे केंद्रित हो गया है। फिर वही प्रक्रिया आगे चल करके आकाशगंगा का निर्माण, ठीक है, यानी नेबुला जो होता है वह आकाशगंगा के शुरुआती स्थिति का परिचायक होता है। ठीक है, नेबुला की संज्ञा दी जाती है, जिसे निहारिका या नेबुला की संज्ञा दी जाती है। क्रमशः इसकी बढ़ती हुई या क्रमशः इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने। जिनसे तारों का निर्माण आरंभ हुआ। अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे तारों, धूल कणों एवं गैसों के तंत्र को आकाशगंगा की संज्ञा दी गई। इस प्रकार निहारिका आकाशगंगा के घूर्णावस्था का द्योतक है या परिचायक है। इस प्रकार निहारिका आकाशगंगा के घूर्णावस्था का परिचायक है, जबकि
शब्द विकसित अवस्था का परिचायक है। पैराग्राफ चेंज करें। हमारी आकाशगंगा, सॉरी ऐसे न करिए, हमारा सौर परिवार, जिस आकाशगंगा, हमारा सौर परिवार जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे मंदाकिनी कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है बेटा, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। हमारा सौर परिवार या हमारे सौर परिवार जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी का वह हिस्सा, मंदाकिनी क्या हो गया? हमारी आकाशगंगा का नाम हो गया, ठीक है। मंदाकिनी का वह हिस्सा जो पृथ्वी से, या हिस्सा या भाग इसको कह सकते हैं, वह हिस्सा ऑब्लिक भाग हमारी पृथ्वी से दिखाई देता है, हमारी पृथ्वी से दिखाई देता है प्रकाश सरिता के रूप में, दिखाई देता है प्रकाश सरिता के रूप में। देखिए ये प्रकाश सरिता के रूप में कैसे दिखाई देगा? आपने देखा जब भी कोई गैलेक्सी बनती है, यानी आकाशगंगा जब बनती है, तो उसकी शुरुआती जो स्थिति होती है वो क्या, गैसों का सांद्रण होता है, एक जगह पे कलेक्ट होते हैं, और वो गैसें क्या होती हैं, एक श्वेत प्रकाश पुंज के रूप में दिखाई देती है। तो हमारी गैलेक्सी भी तो उसी तरह से बनी होगी। हमारी गैलेक्सी का नाम मंदाकिनी, वह भी उसी प्रक्रिया से बनी होगी। तो उसको जब देखेंगे तो वह भी तो एक श्वेत रूप में ही तो दिखाई देगी, श्वेत प्रकाश पुंज के रूप में दिखाई देगी। तो वह यानी कि जो हमारी गैलेक्सी यानी आकाशगंगा है उसका नाम मंदाकिनी है। और उस मंदाकिनी को जब हम देखते हैं पृथ्वी से तो उसका जो हिस्सा हमें दिखाई देता है, अब पूरी मंदाकिनी दिखेगी नहीं, बहुत बड़ा हिस्सा है वो, तो पूरी मंदाकिनी देख पाना संभव नहीं है। ऐसा है उसका एक हिस्सा जो दिखाई देता है वह हिस्सा एक दुग्ध मेखला की तरह दिखाई देता है, यानी एक सफ़ेद श्वेत संरचना के रूप में दिखाई देता है। इसी नाते उसको दुग्ध मेखला या मिल्की वे के नाम से जानते हैं। तो हमारी आकाशगंगा को इसी नाते दुग्ध मेखला या मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। एक्चुअल में हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? मंदाकिनी नाम है, मंदाकिनी नाम है। लेकिन इसका जो हिस्सा पृथ्वी से दिखता है वह श्वेत दुग्ध के रूप में, दुग्ध मेखला के रूप में दिखता है, तो उसे दुग्ध मेखला भी कहते हैं, या प्रकाश सरिता भी कह सकते हैं, या मिल्की वे इंग्लिश में कहते हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो किसको कहते हैं? हमारी आकाशगंगा का एक्चुअल नाम क्या है? मंदाकिनी। ओके, ठीक, बहुत बढ़िया। हमारा सौर परिवार जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी का वह भाग जो पृथ्वी से एक प्रकाश सरिता के रूप में दिखाई देता है, ठीक है, दिखाई देता है या दृष्टिगोचर होता है। संदेश कैसे लिख रहे थे आप? संदेश का क्या भाव था? हाँ हाँ, प्रकाश सरिता के रूप में दृष्टिगोचर होता है, ठीक है। आगे लिखिए, जिसे दिखाई देता है, जिसे स्वर्ग की गंगा, जिसे स्वर्ग की गंगा स्वर्ग की गंगा मिल्की वे, स्वर्ग गंगा मिल्की वे की संज्ञा दी जाती है। हम पृथ्वी से अपनी मंदाकिनी को
एक साथ नहीं देख सकते, बल्कि इसके एक भाग को ही देख पाते हैं, बल्कि इसके एक भाग को ही देख पाते हैं, जिसे मिल्की वे के नाम से जाना जाता है, या जिसे मिल्की वे कहा जाता है। समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट, आई होप आप सभी लोग, कि हमारी जो हमारी गैलेक्सी यानी आकाशगंगा है, इसका नाम क्या है? मंदाकिनी। और यह इसका जो हिस्सा पृथ्वी से हमें दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? मिल्की वे या प्रकाश सरिता या दुग्ध मेखला, नाना प्रकार के नामों से इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये क्या है? हमारी गैलेक्सी का वह हिस्सा जो हमें दिखाई देता है पृथ्वी से, है ना। एक्चुअल नाम इसका क्या है? मंदाकिनी है। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारी गैलेक्सी हैं ब्रह्मांड में, बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं जिनके अपने अपने नाम हैं, और हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम मंदाकिनी है। और चूंकि वो देखने में दुग्ध मेखला की तरह है, इस नाते से मिल्की वे, दुग्ध मेखला और नामों से हम भी जानते हैं। यानी हमारी अपनी कहा जाए हमारी मंदाकिनी का क्या नाम है, तो हम कह सकते हैं मिल्की वे। ठीक है, चलिए आगे पैराग्राफ चेंज कर लें बेटा। बिग बैंग सिद्धांत के फलस्वरूप हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। बिग बैंग सिद्धांत के फलस्वरूप हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मांड में 1 खरब से अधिक आकाशगंगाएं विद्यमान हैं। ब्रह्मांड में 1 खरब, जी हाँ, 1 खरब से अधिक, 1 खरब यानी कि लगभग करीब में 100 मिलियन, ठीक है, 100 मिलियन ब्रैकेट में लिख सकते हैं। 1 खरब मीन्स 100 मिलियन से अधिक आकाशगंगाएं विद्यमान हैं। इनमें से 10 मिलियन आकाशगंगाओं को दूरबीन से देखा जा सकता है। इनमें से 10 बिलियन आकाशगंगाओं को 10 बिलियन आकाशगंगाओं को दूरबीन से देखा जा सकता है। ये आकाशगंगाएं बृहद पुंजों से निर्मित हैं। ये आकाशगंगाएं बृहद पुंजों से निर्मित हैं। एक बृहद पुंज में कई आकाशगंगाएं होती हैं। एक बृहद पुंज में कई आकाशगंगाएं होती हैं। क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पर पुंज के जैसे एक आकाशगंगा में खरबों तारे होते हैं। एक आकाशगंगा में देखा खरबों तारे होते हैं। और एक प्रकाश पुंज के बारे में जो कह रहा है यहाँ पर, वो क्या, जैसे कोई कह रहा है बृहद पुंज, तो एक बृहद गैलेक्सीज का बृहद पुंज जो होता है बेटा, उसमें कई गैलेक्सीज एक पुंज में होती हैं। मतलब मीन्स यहाँ पर एक गैलेक्सी में आपने देखा लगभग 1 खरब तारे हैं। ठीक है, तारे 1 खरब तारे, और 1 खरब तारों में से पता नहीं कितने तारों का सौरमंडल हो सकता है। तो उसी तरह से जैसे सूर्य है एक तारा है, 1 खरब तारे हो सकते हैं एक गैलेक्सी में। ठीक है, और इसमें क्या कह रहा है? कई गैलेक्सीज का, यानी कि इसी तरह से ये सब सारी गैलेक्सीज कितनी मिला लेंगे, ठीक है, और हर गैलेक्सीज का 1 खरब तारे। ठीक है, तो यहाँ सेंस कह रहा है कि एक तरह से कहीं एक गैलेक्सीज का समूह। ठीक है, गैलेक्सीज के समूह को क्या कहेंगे हम लोग? बृहद पुंज कहेंगे। चलिए आगे। यह एक बृहद पुंज में कई आकाशगंगाएं होती हैं। आकाशगंगा से विभिन्न प्रकार के विकिरण निकलते रहते हैं। आकाशगंगा से
विभिन्न प्रकार के विकिरण निकलते रहते हैं। इनमें गामा किरणें, अवरक्त किरणें, कामा लगाते हुए लिखें, रेडियो तरंगें, परावैगनी प्रकाश, दृश्य प्रकाश, एक्स किरणें आदि शामिल होती हैं। एक्स किरणें आदि शामिल होती हैं। इन विकिरणों के माध्यम से या सहायता से, इन विकिरणों की सहायता से आकाश गंगा के अध्ययन में या आकाश गंगा का अध्ययन संभव हो पाता है या जानकारी प्राप्त हो पाती है। ओके, अब लिखिए अपनी आकाश गंगा के बारे में बेटा, मंदाकिनी आकाश गंगा है ना, अपनी आकाश गंगा जो है मंदाकिनी आकाश गंगा। ओके, मंदाकिनी आकाश गंगा लिखिए, वह आकाश गंगा जिसमें हमारा सूर्य, या ऐसे लिखिए हमारा सौरमंडल स्थित है, सीधा लिखिए लाइन में, वह आकाश गंगा जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, वह आकाश गंगा जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है मंदाकिनी कहा जाता है। मंदाकिनी कहा जाता है। यह 24 आकाश गंगाओं का एक बृहद पुंज है। यह 24 आकाश गंगाओं का एक बृहद पुंज है, जिसमें हमारी मंदाकिनी 24 आकाश गंगाओं का एक बृहद पुंज है, जिसमें हमारी मंदाकिनी आकाश गंगा का आकार, मंदाकिनी आकाश गंगा का आकार सर्पिल है। सर्पिल पूछता है कि हमारी जो गैलेक्सी है ना, हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है? मंदाकिनी है। इसकी आकृति क्या है? सर्पिलाकार, ठीक है, सर्पिल के आकार का है और ये लगभग 24 आकाश गंगाओं का एक पुंज है, ठीक है। देखिए तथ्य भी इसमें देखिए, जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं, अगर इसको आप लोग समझ लेंगे तो इसको बहुत आसान हो जाएगा आगे चल करके। ये जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो इसमें से अब क्या करना है हम लोग देखिए, कहाँ ब्रह्मांड से विस्फोट हुआ, विस्फोट के बाद में गैलेक्सी बनी, इस गैलेक्सीज के बारे में अब हम करीब आ रहे हैं, अपने सौरमंडल के करीब आ रहे हैं। इसके तुरंत बाद हम लोग देखेंगे जो है नक्षत्रों के बारे में, तारा समूह के बारे में देखेंगे, तारा समूह में से फिर तारे के बारे में आएंगे, तारों में से सूर्य के बारे में देखेंगे, सूर्य के बाद में फिर अपने सौरमंडल के ग्रहों के बारे में देखेंगे, चंद्रमा के बारे में देखेंगे। कंप्लीट सारी चीज़ें हो जाएंगी, आपको सिस्टमेटिक वैसे सारे तथ्य मिल जाएंगे। सर्पिल आकार की है, इसमें लगभग 1 खरब तारे पाए जाते हैं। सर्पिल आकार की है, इसमें लगभग 1 खरब तारे पाए जाते हैं। सोचिए ब्रह्मांड में 1 खरब तारे हैं और 1 खरब तारों में से है क्या है? ब्रह्मांड में तथ्य आप बहुत ध्यान से रखिए, क्या है? ब्रह्मांड में कितने हैं? 1 खरब, क्या है?
आकाश गंगा में और एक आकाश गंगा में 1 खरब तारे हैं और इन 1 खरब तारों में पता नहीं कितने के गैलेक्सीज हैं, मतलब कितने के सौर मंडल हैं। तो आप इसकी इमेजिन करिए। अभी आप देखेंगे, फिर इसके बाद जब ग्रहों के बारे में आएंगे तो एक ग्रह से दूसरे ग्रह के मध्य की इतनी दूरी, मतलब एक गैलेक्सी के बारे में आप कल्पना नहीं कर पाओगे। आगे चल के तथ्य मिलेंगे, बात तो क्या रहे हैं अभी तथ्यों में। अभी तो तारों पे आए, अभी तो हम इस कल्पना में, आप इस कल्पना को जैसे समझ लेंगे तो सारी चीज़ें आगे। अब हमारे सूर्य से या हमारी गैलेक्सी के, मतलब जो हमारी, अब तुम गैलेक्सी में आएंगे तो गैलेक्सी में हमारे बहुत सारे तारे होंगे। फिर हम एक तारा जो हमारा सूर्य है इसका सौरमंडल है, तो इस सौरमंडल, इस तारे के नज़दीकी तारा कौन सा है, समझ रहे? तो तब आप इन अप्रैक्सिमेट सेंचुरी या तारों के बारे में आएंगे। तो हम लोग तारों की कल्पना कर रहे हैं, खरब तारे के बारे में कर रहे हैं। आप पर्सनली एक तारे पे भी आगे हम लोग उसके करीब में पहुंचेंगे। तारों पे जब हम आएंगे तो उन तथ्यों के बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए, जिज्ञासाएं बनाए रखिए किसी भी चीज़ के लिए। जब जिज्ञासाएं बनी रहती हैं तो कॉन्सेप्ट और बढ़िया समझ में आता है, मज़ा रहता है। अपने आप को सूखा मत होने दीजिए, जिज्ञासा बनाए रखिए। आगे है बेटा, इसमें लगभग 1 खरब तारे पाए जाते हैं। यह तस्तरी सदृश चपटी है, यह तस्तरी सदृश या तस्तरी के समान चपटी है। कौन चीज एक तस्तरी के समान चपटी है? हमारी आकाश गंगा, ठीक है, तस्तरी के समान चपटी है। इसमें 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं, इसमें 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। यही जो मैंने आपको बताया था, 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। तथा मंदाकिनी का विस्तार 80,000 प्रकाश वर्ष है। 80,000 विस्तार है। ये कितना है? 80,000। कल्पना करिए इसको। पहले ये देख लो बेटा, तो सब देख लेना है, फिर अपने ज्ञान को सब बढ़ा लेना। पहले इस ज्ञान को देख लो, चीज ज्ञान का इतना समझ जाओ। 80,000 प्रकाश वर्ष, मतलब समझ रहे, एक प्रकाश वर्ष मतलब एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी होती है। 80,000 प्रकाश वर्ष में आप जो गैलेक्सी है, तो मीन्स अगर कोई गैलेक्सी में वैज्ञानिक अगर खोज करें तो 80,000 वर्ष तो उनको इस गैलेक्सी को क्रॉस करने में लगेगा। और इंसान कितनी बार जन्म लेगा, कितनी बार मरेगा, तब जा करके कल्पना कर पाए। लेकिन साइंस ने सारी चीज़ों को आसान कर रखा है। उस आंकड़े के आधार पर लोग जान जाते हैं कि लगभग करीब डिस्टेंस कितनी है, गैलेक्सी का विस्तार हमारे कितना है। तो इसको एक कल्पना के रूप में देखेंगे कि कितनी बड़ी गैलेक्सी है। 80,000 प्रकाश वर्ष में तो मात्र हमारी गैलेक्सी का एरिया है, तो ब्रह्मांड भी कितना होगा? अनंत है, इन्फिनिटिव है, अनंत है। उसकी कल्पना नहीं की जा सकती कि मतलब कोई दूरी की कल्पना आप नहीं कर सकते। 80,000 प्रकाश वर्ष में ये तो केवल फैला हुआ है। 80,000 वर्ष लग जाएंगे आपको प्रकाश को पहुंचने में, और आपको पहुंचने में फिर तो कितना लगेगा? प्रकाश पे भी सवार होकर आप चलेंगे तो 80,000 प्रकाश वर्ष तो लग ही जाएगा आपको। आप तो एक ही मंदाकिनी में पहले घूम लीजिए, फिर उसके बाद में और मंदाकिनी में जाइएगा, है ना? तो नहीं चल नहीं सकते हैं, कल्पनाओं में सब कुछ चल सकते हैं। कल्पना में आप चलेंगे, प्रकाश वर्ष से पहुँच जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये ज्योग्राफी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप अगर फील करें तो इतना रोचक है, इतना इंटरेस्टिंग है, और आपके हर लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट आपका पड़ता है। तो गैलेक्सी, ये देखिए, ये कोई तथ्य की रटने वाली चीज़ें नहीं है कि अब समझने की चीज़ें हैं। कुछ एक तथ्य को आप ध्यान रखेंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपको आपके दिमाग में एकदम स्पष्ट रूप से इसके दृष्टि पटल पे आपके दिमाग की छाप इसकी बनाए रखेंगे, कैसे क्या है हमारी गैलेक्सी के बारे में। वरना आप रटते चले जाएंगे, बहुत सारे तथ्य आपने पढ़े होंगे पहले से, इतनी समझ नहीं रही होगी कि वास्तव में ये कैसे है। सिस्टमेटिक वैसे इसको समझने के लिए अब आपको, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, गैलेक्सी की कहानी अच्छे से समझ में आ रही है कि लोगों को नहीं आ रही है। ठीक, चलिए अच्छी बात है।
आगे चलते हैं बेटा। 80,000 प्रकाश वर्ष है। इसके केंद्र को, मतलब गैलेक्सी के केंद्र को, अपनी गैलेक्सी मंदाकिनी के केंद्र को या किसी भी गैलेक्सी के केंद्र को भी कह सकते हैं, इसके केंद्र को बल्ज कहा जाता है। यहाँ मैंने बताया आपको बल्ज। इसके केंद्र को बल्ज कहा जाता है, जिसमें एक ब्लैक होल, जिसमें एक ब्लैक होल जिसमें एक ब्लैक होल, जिसे हिंदी में कृष्ण विवर कहते हैं। ब्लैक होल, चाहे तो ब्रैकेट में लिख ले बेटा, कृष्ण विवर, ब्रैकेट बंद, पाया जाता है। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण यहां तारों का, अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण यहां तारों का संकेंद्रण अधिक है। यहां तारों का संकेंद्रण अधिक है। बल्ज में एक क्वासर पाया जाता है। क्वासर लिखा है, क्वासर। बल्ज में एक क्वासर पाया जाता है। क्वासर के केंद्र में ही, क्वासर के केंद्र में ही ब्लैक होल पाया जाता है। इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा आपको समझा दे रहा हूं कि एक्चुअल में होता क्या है। देखो, होता है कि मैंने बताया कि गैलेक्सी, जो हमारी गैलेक्सी है मंदाकिनी है, इसकी 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। घूर्णनशील मतलब घूर्णन, गति करने वाली, घूमने वाली 3 भुजाएं होती हैं। तो एक भुजा ये होती है जिसमें बहुत सारे ऐसे पदार्थ जब मिलेंगे तो ये घूमते हैं। वलय के एक तरह से कहीं 3 वलय बनेंगे। एक आकाशगंगा में 3 वलय का निर्माण होगा। एक तो जो वलय का निर्माण होगा इस रूप में, उसे केंद्र में जो रहेगा उसे बल्ज कहेंगे। इसके बाद दूसरी जो भुजा होगी, घूर्णनशील भुजा होगी, इसे द्वितीय घूर्णनशील भुजा या मध्यवर्ती जिसे कहते हैं। नाम इसका मध्यवर्ती, चूंकि 3 में से बीच में पड़ता है तो इसको मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा भी कहते हैं। और ये तीसरी या तृतीय घूर्णनशील भुजा के नाम से जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहाँ पर स्थित से तारे कहाँ निर्माण, तारों का निर्माण किसी आकाशगंगा के किस हिस्से में होगा। ये चीजें अगर आप नहीं समझेंगे तो आगे भी नहीं समझ आएगा। तो ये अभी आपने देखा कि सब, और किसी आकाशगंगा के केंद्र में जो आपका ब्लैक होल होता है, ये सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण वाला क्षेत्र होता है। और इसी तरह से आपने देखा कि एक आकाशगंगा में खरबों क्या है, आकाशगंगाएं हैं। एक ब्रह्मांड में खरबों आकाशगंगाएं हैं और प्रत्येक आकाशगंगा के केंद्र को बल्ज कहते हैं। और बल्ज में एक ब्लैक होल होता है और ब्लैक होल सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण वाला क्षेत्र होता है, जिसमें प्रकाश भी जाकर के इतनी ज्यादा ग्रेविटी होती है, गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि प्रकाश उसी में शून्य चला जाता है, गायब हो जाता है, प्रकाश रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है वहां से। इतना ज्यादा ग्रेविटी उसकी होती है, गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है। तो यही सारे ब्लैक होल्स जो मिल करके, यानी आकाशगंगाओं के ब्लैक होल्स मिल करके ही, इनकी शक्ति के कारण ही पूरी ब्रह्मांड यानी सृष्टि चल रही है, घूम रही है, विचरण कर रही है इस ग्रेविटी के कारण से। तो इसमें प्रकाश क्यों नहीं रिफ्लेक्ट होता है, आगे के तत्वों में देखेंगे। तो मैं यहाँ बात कर रहा था घूर्णनशील भुजा, यानी कि 3, जैसे आप लोग देखते हैं कि शनि ग्रह के बारे में देखते हैं। शनि ग्रह के किनारे किनारे वलय है ना, तो वही वलय सेम उसी तरह का आप वलय बनाइए। पहला वलय, दूसरा वलय और ये मिड का वलय, ठीक है। देखे हैं शनि ग्रह को, ना सन्नाटा के पसारे पड़े हुए देखें तो देखें, तो वही वलय आपका है। इसमें 3 तरह का वलय है। ये वलय जो आपके दिखेंगे, इसी वलय को अभी आपको आगे जानना है।
इस वलय में कहाँ क्या हो रहा है, तो बीच वाले जो हिस्से में जो वलय का हिस्सा होता है, यही जो आपका वज्र कहलाता है, बीच वाला हिस्सा, इसमें ही क्रिस विवर होता है। विवर क्या होता है, भंवर जैसा हिस्सा होता है, राउंड हिस्से के जैसे भंवर जैसा एक हिस्सा होता है, इसे क्वासर कहेंगे। और इस क्वासर वाले मिड वाले, इस क्वासर के बीच में ही आपका ब्लैक होल मिलेगा। ठीक है, तो हमेशा जान लीजिए कहीं पे भी क्वासर है तो एक ब्लैक होल क्वासर में ही होता है। तो यानी जितने ब्लैक होल उतने क्वासर, सारे कॉन्सेप्ट आपको उसके आगे ही मिलेंगे। चलिए आगे, बल्ज में एक क्वासर, बोलो इसकी दिशा जो है जी।